क्या अब नान भी अपनी पढ़ाई ओपन से करेगा? मैडम और जनाब क्यों करके डी दादा के बारे में सारी बातें छुपा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या मिराकल हो गया कि जो इस बार मम्मी को ये टूर पर ले गए? मैडम ने कौन सी ऐसी बचकानी हरकत करी जिससे लगा कि ये नौटंकी कर रही हैं? आखिरकार क्यों करके जनाब को अपनी पैदाइश की ईयर का करेक्शन करना पड़ा? चलिए इन सब सवालों के आंसर देखेंगे और देखेंगे क्या इन्होंने ड्रामा किया है इस टूर की नौटंकी में। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब कितना महान बने थे जब पिज्जा का रिजल्ट बहुत खराब आया था। तुरंत ही नान की शिफ्टिंग जो है जनाब के पास हो गई थी। हमें भी लगा कि भाई ये आदमी कम से कम इसकी पढ़ाई के लिए बोला तो सही, इसने कम से कम उसकी पढ़ाई को ध्यान तो दिया। ट्यूशन भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, पर नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत था। हम गलत थे कि ये लोग कभी अच्छा भी कर सकते हैं, मतलब जनाब और कुछ अच्छा सोच जाएं। जो खुद भी पढ़ाई के मामले में बिल्कुल फिसड्डी रहे हैं तो वो दूसरे की पढ़ाई के लिए क्या ही करेंगे, ये हम सोचना भूल गए थे। आप देख लीजिए, जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, जिसके लिए जनाब ने ये कहा कि तुम्हारी अटेंडेंस जो शॉर्ट है वो क्यों है, ऐसा कैसे होता है कि तुम जो नीचे से वहां पे स्कूल जाते हो नहीं जाते हो। मतलब जनाब ये कहना चाह रहे थे कि भाई मुझे पता नहीं है कि तुम स्कूल बंक कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। जबकि ये भी कहा साथ में कि हम लोग भी बाहर गए थे। मतलब कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि उस टाइम जो अटेंडेंस शॉर्ट हुई थी उसमें हमारा भी पार्ट है। एक तो अटेंडेंस शॉर्ट, ऊपर से उसका रिजल्ट। और अब क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको ज़्यादा एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है जिसमें वो पढ़ सके। उसकी जो कमियां हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में किस में डाउन है, उसके बारे में सोच के समझ के उसका कोई ट्यूशन या समथिंग, जैसे पिछली बार ऐसा किया था, वो करना चाहिए था। तब जाके बच्चे की पढ़ाई के बारे में कुछ हो पाता। और रही बात बाकी शिकायतों की, एज ए गार्जियन आपको उन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी कि वो क्या करता है स्कूल के बाहर, या फिर यहाँ से बाहर जाने के बाद में क्या क्या करता है, किन से मिलता है, उसका फोन कैसे चलता है, उसके फोन में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें खबर रखनी चाहिए थी। एक एज ए पेरेंट या ये कहिए एज ए गार्जियन, जो जो बच्चे के लिए करना चाहिए वो करना चाहिए। अब आप सब लोग अपने अपने जिनके यहाँ भी बच्चे होंगे, खासतौर से 8th क्लास से ऊपर और 12th क्लास के बीच में, आप अपने घर का माहौल देख लीजिए। आप लोगों ने बाहर निकलना वरना बिल्कुल बंद कर दिया होगा। तो भाई ऐसा क्यों? क्या जरूरत थी उसको यहाँ से लेकर जाने की? क्या अब उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है? अब ये जो चल रहा है वो पीरियड चल रहा है कि जो बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन की 100% तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत टेंस होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। जहां एक तरफ ये पिज्जा के प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, तो फिर क्या नान का कुछ भी नहीं हो रहा होगा? ऐसे में उठ से उठा के लेके चलना तो क्या समझ रहा है कि जो 55% आया है उसमें आपकी एफर्ट उसके बाद में क्या है? वो एफर्ट तो बिल्कुल जीरो दिखाई देती है। तो क्या ये मान लिया है कि अब ये 55% की बजाय 35% तो 30% पे आ जाएगा और उसके बाद में हमने वही करना है जो कि हमने पिज्जा के साथ में किया, उसका भी स्कूल ऑफ हो जाना है। मतलब कि दिखाने के लिए वो भी ओपन से करेगा और इसी तरह से कोचिंग वगैरह करेगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाओगे या नहीं जाओगे। पूरी तरह से कंप्लीटली उसका भविष्य और फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद करना, बजाय इसके कि कुछ अच्छा करते बिल्कुल फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन आपका जो कमेंट होता है वो कमेंट कोई दूसरा पढ़ता है और उसको भी इससे इंस्पायर होता है कि नहीं, हम भी अपने बच्चे को किसी भी तरीके से इस चीज से हटने नहीं देंगे और ज्यादा केयर करेंगे। ये पॉडकास्ट, इनके ये व्लॉग, ये ऐसे ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। तो भैया उसको उसी तरीके से देखो। अगर ये आप इनको इन्फ्लुएंसर मानते हो तो फिर आप देखो कि कौन सी चीज़ इनकी अच्छी है जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी तो भी कुछ अच्छा है नहीं इनके यहाँ देखने के लिए या फिर सीखने के लिए। दूसरा इससे रिलेटेड ये पॉइंट एक और है कि ये किस तरीके से अपने हाउस हेल्प को हैं उनके केक तो कटवा देंगे कि उनका बर्थडे उनका याद रखेंगे, यानी उनकी खुशी में आप शामिल हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनके दुख में शामिल होने के लिए क्या और कोई आएगा? पड़ोसी पड़ोसी कोई और आएगा? इतने दिन से डी दादा नहीं है और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें पता है वो क्यों नहीं है, वो क्या हुआ है उनके घर में। फिर उसके बाद में उनकी वाइफ की तबीयत ठीक हो गई थी, फिर दोबारा से खराब हो गई। वी हैव ए नॉलेज कि भी उनके घर में क्या चल रहा है और निक्कू के घर में क्या चल रहा है, लेकिन हम
हम इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उनकी न्यूज़ इस तरीके से बाहर नहीं दे सकते। हम सिर्फ़ ये सवाल खड़ा कर सकते हैं बार-बार इस बात के ऊपर कि आप क्यों नहीं दिखा रहे, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, सो दैट ये बाहर निकल कर आएँ और उनके बारे में भी बात करें और इस तरीके से कहीं न कहीं कोई और मदद उनकी तरफ पहुँचाएँ। अब आप सोच के देखिए, डेली मैडम जो है अपनी वहाँ पे जाती होंगी, आई मीन जो इनका काम है, सीकेआई का जो काम है, वहाँ पे जो टेलरिंग चल रही है, वहाँ पे जो पैकिंग चल रही है और वो कहाँ पे है? सिर्फ़ डी दादा के घर के बिल्कुल पास में है। तो जब वहाँ रोज़ जाती हैं, तो फिर इनको ये भी पता होगा कि उनका क्या हाल है, ये देखने जाना चाहिए ना, तो उनको बताना भी तो चाहिए। आप इतनी सारी बातें शेयर करते हो, तो एक बार भी क्या ये कहा कि उसको क्या है प्रॉब्लम और उनकी क्या कंडीशन है? ये हम लोग वहाँ देखने गए, नहीं गए या उनको कोई हेल्प चाहिए थी तो हमने ये हेल्प करी। इसलिए भाई जो लोग ये कहते हैं ना अपने हाउस वाइफ के साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, तो आप समझ लीजिए ये सिर्फ़ ड्रामा होता है और सिर्फ़ कैमरे के सामने दिखाना होता है। एक एग्ज़ाम्पल डी दादा का आपके बिल्कुल सामने है। उनकी वाइफ़ लंग्स इन्फेक्शन से परेशान है और उसका वो ट्रीटमेंट भी चल रहा था और काफ़ी हद तक वो अच्छे हो गए थे और वो जॉइन करने वाले थे। लेकिन अगेन उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई, तो इसलिए उन्होंने जॉइन नहीं किया। इन्होंने कहा था कि भई आपको हमारे साथ चलना होगा हफ़्ते भर के इस शेड्यूल के लिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया और बताया कि भई मैं इस समय नहीं जा सकता। इसी तरीके से एक दूसरा आदमी भी है इनके घर में, टिक्कू। अगर टिक्कू की बात करें तो टिक्कू की वाइफ़ का प्रेग्नेंसी का 6 मंथ्स के बाद वाला पीरियड चल रहा है और उसकी वाइफ़ पहले अपने घर गई हुई थी लेकिन अब वो वापस आ गई है। अब वापस आ गई है तो वो ये चाहता था कि वो अपनी वाइफ़ के साथ में ही टाइम बिताए, आई मीन कहीं बाहर ना जाए। अगर देखिए मुंबई में रह के इनके घर में आता है, जॉब करता है, सब कुछ करता है, तो कम से कम वो वापस अपने घर तो जाता है ना उसके पास में। पर नहीं, इन्होंने कहा नहीं ऐसा क्या है मतलब मैं आपको बता दूँ इंटरनली बता दूँ, जनाब के ये वर्ड थे, "अरे क्या है प्रेगनेंसी है, ये तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तुम चलो।" और मजबूर आदमी फिर दोबारा से इनके साथ में जॉइन कर लेता है ये ट्रिप के लिए। अभी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, बाकी आप लोग बताइए कमेंट करके आपको ये कैसा लगा कि क्या इस तरीके से उसको ज़बरदस्ती ले जाना, ये ठीक है? मेबी ये ज़बरदस्ती वर्ड ऑफेंड हो सकता है, तो आप समझ लीजिए जो भी आप समझना चाहें, लेकिन उसको मजबूर करना इस बात के लिए कि नहीं तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। इज़ इट ओके? सालों की प्रेगनेंसी पीरियड किसने नहीं देखा? सबने देखा होगा। भैया एक तरफ वो देख लीजिए कि ये क्या दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि अपने हाउस हेल्प के लोगों को ये किस तरह से रख रहे हैं और उनकी फीलिंग्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से समझते हैं। चालू तो अपने यहाँ किसी को टिकने ही नहीं देती है, लेकिन इनके पास जो हैं वो सालों से हैं, बहुत लंबे समय से हैं। तो ऐसा नहीं है उनको डेफिनेटली इनको अच्छा पे करते होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करूँगा जनाब के सरप्राइज़ की। ओह! भई सरप्राइज़ हो गए, हम तो बहुत ज़्यादा भौचक्के के रह गए और तोते उड़ गए हमारे तो बिल्कुल ही। आपने इस बार क्या सरप्राइज़ दिया है? सरप्राइज़ दिया है कि वो फैमिली जो इनके साथ जा रही है वो सरप्राइज़ है। वाओ! अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना इनके लिए सरप्राइज़ है। अच्छा इनके लिए सरप्राइज़ क्यों है वो भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली अपनी अम्मी को लेकर नहीं जाते और नॉर्मली का एबनॉर्मली किसी भी तरीके से मम्मी को तो लेके जाते ही नहीं है और इस बार पापा को भी लेके जा रहे हैं। अच्छा पापा की पहले बात करूँगा, बाकी बाद में बात करूँगा। पापा को लेके ये जब ये कानपुर टूर पे गए थे और इनकी ट्रेन लंबी लेट हुई थी और उसके बाद में इनको बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलिंग करनी पड़ी थी और उसके साथ-साथ जब इन्होंने कार में ट्रैवलिंग की थी कानपुर टू लखनऊ और तब भी ये जाम में फँस गए थे, तो जनाब का कहना ये था कि ओह! पापा को हम आगे इस तरीके से लेके नहीं जाएँगे, लॉन्ग टूर पे नहीं लेके जाएँगे, अगर जाना होगा तो फ्लाइट में लेके जाएँगे। तो भाई इस बार इतने लंबे टूर पे क्यों करके ट्रेन और इन सब के सफ़र करा के पापा को अपने साथ में खींच रहे हो? पापा कोई सामान नहीं है जो खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो। भाई उनकी उम्र है, नंबर 1 उनके साथ-साथ एक बीमारी है जो स्ट्रोक उन्हें आया था। देखा जाए तो एक और इन्होंने शगुफ़ा छोड़ दिया कि भई सर्दियों में ये हमारा लास्ट टूर है। जैसे इससे पहले की सर्दियों में तो सारी सर्दियों ये घूमते ही रहते थे। ये इस बार इतना ज़्यादा घूम रहे हैं, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो मैडम का अपना बिज़नेस जिसमें वो जगह-जगह से सस्ते-सस्ते सामान बटोरने के चक्कर में लगी हुई हैं। दूसरा इनके व्यूज़ किसी भी तरह से करने पर इनके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे थे, तो इनको ये सलाह दी गई कि आप कुछ ट्रैवल व्लॉग बनाइए, तो उस पे कम से कम ज़्यादा जनता आती है, ज़्यादा लोग देखते हैं। तो जनाब ये भी आपका झूठ है, बिल्कुल सामने झूठ है। आप पिछले 4 साल के व्लॉग्स इनके उठा के देख लीजिए कि सर्दियों में इन्होंने कितनी टूर किए हैं कि जो बात कर रहे हैं कि ये इस सर्दी का हमारा लास्ट टूर है।
और दूसरी बात, सर्दियों में जो स्ट्रोक वाले जो मरीज होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस होती हैं। मतलब ये सर्दियाँ जो होती हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से जो ब्रेन में ऑक्सीजन जो है, वो थोड़ी कम पहुँच पाती है। तो ऐसे टाइम में अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो जाए और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, तो दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि स्ट्रोक की कंडीशन बन जाए। भाई अगर आपको मेरी बात सही ना लग रही हो, तो आप इसको मेडिकली चेक कर सकते हैं। क्योंकि अपने रिलेशन में एक बहुत ही क्लोज़ के साथ में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और उनको डॉक्टर ने यही एडवाइस की है कि सर्दियों में आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से सर्दियों में इनको लेके जाना और फिर पुराने एक्सपीरियंस से का जो इन्होंने कसम खाई थी, उस कसम की क्या बात करें, ये जो भी बोल देते हैं उसको आप कुछ भी पत्थर मत समझिए, पत्थर की लकीर मत समझिए। ये हमेशा अगले व्लॉग में उसका जो है ऑपोज़िट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जनाब का ये कहना है कि नहीं पापा को हम ऐसे नहीं लेके जाएँगे। अब क्या हो गया, अब पापा की अब चिंता नहीं है। लेकिन अब भी उनको इसी तरह से खचेड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जब ट्रेन में सोने की बारी आती है, तो अम्मी ये कहते हुए नज़र आईं कि भई मैं ऊपर कैसे सोऊँगी? मैं अब ऊपर नहीं सो सकती हूँ। जानबूझ के उस बात को खींचा गया था कि नहीं आपको ऊपर सोना पड़ेगा और सबकी निक्कू से, सबसे खिलवा रहे हैं। मतलब अपनी माँ को मतलब किस तरह से बिहेव कर रहे हो यार। तुम अगर थोड़ी हँसी-मज़ाक कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी सब उसमें इन्वॉल्व हों, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम कैसे अपनी मदर को दूसरे लोगों के सामने इम्प्रेस करा सकते हो? एनीवे बात ये थी कि ट्रेन में इस तरह से सफ़र करना जो सीट होती है, वो एक मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। उसके बाद में ऐसे मरीज़ का यूरिन के लिए जाना, ख़ास तौर से रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे वो अपने आप में एक एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो भैया माँ को भी एम्बैरेस कर रहे हो, बाप को भी एम्बैरेस कर रहे हो, उसके सामने ये सब कहानियाँ हो रही हैं। और दूसरी बात ये मैं जो बात कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैडम है, मैडम को डी दादा चाहिए और जनाब को टिक्कू चाहिए, वरना इनको कप में चाय करके कौन पिलाएगा? वरना इनके जूते, चप्पल इनके पास लेके कौन आएगा? वरना तो ज़रूरत की चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं, वो अपने बैग से निकाल-निकाल के कौन देगा? अगर आप ध्यान दें, मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ चलिए। इसमें देखिए, ये टिक्कू जो है, टिक्कू के हाथ में मतलब सॉरी बैग है, उसके पास बैग है और ये जो बैग हैं, ये बैग किस बात के लिए होते हैं? बाकी सब खाली हाथ चलेंगे, लेकिन इनके पीठ पे, इनके कंधे पे 1 या 2 बैग रहते हैं, जो वक़्त पड़ने पे जिसको जो चम्मच चाहिए, जिसको कोई ग्लास चाहिए, जिसको चश्मा चाहिए, जिसको कपड़ा चाहिए मुँह पोंछने के लिए, जिसको साबुन चाहिए मुँह धोने के लिए, जिसको कुछ खाने-पीने के लिए चाहिए, मंचिंग के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें वो इन बैग्स में रहती हैं और ये बेचारे उनको ढोते हुए चलते हैं इनकी ज़रूरत के सामान को। जब साहब ने जो कहा वो निकाल कर दे दिया। एनीवे बात ये प्रूव करना चाह रहा था कि मैडम के लिए भी हमेशा एक न एक नौकर लगता ही लगता है। अब क्या कर सकते हैं? वो तो आ नहीं रहे, तो अब दूसरा कौन है? दूसरा है नान। ये वही नान है जो हमने खरीदा था चालू से बच्चों के बँटवारे में। हाँ, तो कितना महान बने थे जनाब कि भई उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन भाई वो ये हुआ कि भई एक तू यूज़ कर रही है तो एक मैं भी यूज़ करूँगा। आप समझ लीजिए इस टूर के डी दादा जो है वो नान है। नान को कैमरा पर्सन का भी किरदार निभाना है और डी दादा का भी निभाना है। तो इसलिए मम्मी भी साथ में है। तो ये जो सरप्राइज़ की बात थी वो सरप्राइज़ यही है कि मम्मी जा रही हैं भाई पहली बार, पहली बार। हाँ, जनाब और मैडम हर एक किसी को ये कह रहे हैं कि अच्छा ये भी पहली बार आया है, अच्छा ये भी पहली बार आया है, अच्छा ये भी पहली बार आया है। तो वहाँ ये क्यों नहीं कहा कि हमारी मम्मी भी हमारे साथ में टूर पर पहली बार जा रही हैं। ऐसा कहने का मतलब ये होता कि ये इनको इग्नोर करते हैं और हमेशा साथ चले जाते हैं, जो गलत है। अच्छा चलिए पहली बार के बारे में बात करते हैं। मतलब ये क्या अपने आप को ये समझते हैं कि ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं और बाकी सब जो है उसके बाद में आए हैं। मतलब दुनिया में इनका कौन-सा नंबर है? क्या दुनिया में ये पहली बार ही आए थे? आई मीन ये सबसे पहले आए थे क्या? इस तरीके से पहली बार करते हैं। भई तुम लोग अगर कहीं किसी सिटी में चले गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया उस सिटी में चली गई है और तुम लोग भी ना जाने कितनी सिटीज़ में पहली बार ही जाते हो। भाई सारी जो लोग जो है अधिकतर रिपीटेड सिटी में जो जाते हैं वो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा नई-नई सिटी एक्सप्लोर करते हैं। तो वो सब यही कहते रहेंगे पहली बार, पहली बार। अरे भाई सब पहली बार ही होता है। अब ये जैसे जोधपुर गए या खेमसर गए, तो वहाँ पर जितने टूरिस्ट आए हुए होंगे, उसमें 95% लोग वो ही होंगे जो फर्स्ट टाइम आए होंगे। 5% होते हैं जो अपने टूर्स को रिपीट करते रहते हैं। नॉर्मली आदमी टूर पे या ट्रैवल के लिए जाता है तो नई-नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले जा चुका है उसको ही बार-बार
बार बार रिपीट करता रहे, अरे कौन जाएगा, नैनीताल जाता है तो क्या हर साल नैनीताल ही जाएगा। फिर ये फालतू का जो पहली बार का ड्रामा है, ये कम से कम बंद होना चाहिए। बड़ा इरिटेटिंग लगता है हर एक किसी के लिए, ये पहली बार आया, ये पहली बार आया। अरे बच्चा पहली बार आया, हद हो गई यार। तुम्हारा बच्चा आया ही दुनिया में अब है, तो अब कहीं पे भी जाएगा तो वो पहली बार जाएगा। ऐसा करते ना, उसे भी अपने साथ में पैदा कर लेते जब तुम पैदा हुए थे। और तब जनाब कहते सिपी देखो, खान जब हमारे साथ पैदा हुआ था ना, तो तब ऐसा हुआ था। इतनी सारी चीजें तुम्हारे फादर ने ही देखी होंगी, वो तुमने नहीं देखी होंगी, तो तुम्हारे लिए वो पहली बार रहेगा। तो ये पहली बार का ड्रामा बंद करिए। जनाब ने ये टूर पता है किस टाइम पे किया है? ये उस टाइम पे किया है कि जो सोसाइटी है इनकी, वो अंडर रिनोवेशन जा रही है। कि जैसे कि कोई सोसाइटी होती है, उसमें काफी दिन के बाद में कुछ टूट फूट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो पूरी सोसाइटी में रिनोवेशन कराते हैं। कहीं कहीं जहाँ भी रिपेयरिंग करानी है रिपेयरिंग कराएंगे, व्हाइट वॉश कराएंगे, ये सब कराएंगे। तो उसके लिए इन लोगों से इनका कंट्रीब्यूशन मांगा गया है, और इन लोगों ने वो कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं दिया है और निकल लिए हैं टूर पर। ये अपने सोसाइटी में इतनी चिंदीगिरी करते हैं, इस तरीके अनसिविलाइज तरीके से रहते हैं, आए दिन इनकी कंप्लेंट्स होती रहती हैं। चलिए थोड़ा सा मैडम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैडम भी तो साथ गई हैं। मैडम को आपको क्या रूप देखने को मिल रहा है? मैडम आज एक बार फिर ट्रेन में फ्लोर पर बैठे हुए खाना खा रही हैं। ये कितने भी फर्स्ट क्लास में चले जाएं, कितने भी लग्जरी कंपार्टमेंट में चले जाएं, कितने भी इसमें चले जाएं, अब मैं ये कह रहा हूं पैलेस ऑन व्हील पे भी चले जाएं, तब भी मैडम जो वहां की जमीन पर बैठेंगी, उसके फ्लोर पर बैठेंगी। मैडम कितना ड्रामा करके दिखाओगे, कितना ड्रामा करके दिखाओगे? भाई जहां 18 बैग लेकर गए हो, 18 बैग, तो वहां एक काम करते ना, एक क्यों 3-4 फोल्डिंग चेयर भी लेके चलते। जब इतना सामान लेके जा ही रहे हो, तो फोल्डिंग चेयर भी, जहां मैडम को बैठना होता वहां फोल्डिंग चेयर बिछा दी जाती और आराम से मैडम बैठ सकती। तो मैडम कैसा लगा मेरा आइडिया? फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है उसकी अच्छी खासी विड्थ होती है, और एक सीट के ऊपर आपकी मम्मी बैठी हुई है जिस टाइम आप नीचे बैठे हुए हो। तो जब मम्मी बैठी हुई है तो दूसरा आदमी बड़े आराम से बैठ जाता है। और ये इसीलिए होती हैं ये सीटें कि ऊपर वाला जो है वो पैसेंजर भी नीचे बैठकर अपना दिन व्यतीत कर सकता है, और आलती पालती मार के आप बैठिए, उसके बाद में भी आपको इनफ जगह बैठ जाएगी कि आप लोग खाना वाना आराम से खा सकते हैं। ऐसा ही खाया है हम लोगों ने। ये जो कॉर्नर का कंपार्टमेंट होता है जिसमें सिर्फ 2 ही सीटें होती हैं, मैंने इसमें अकेले सफर किया हुआ है। और रियली बताऊं, मैं भी जोधपुर से ही आ रहा था इंटरसिटी एक्सप्रेस से। दैट टाइम वो ट्रेन भी जो है 2 से 3 घंटे लेट हो गई थी दिल्ली आते हुए। सच में इतना बोरिंग सफर था, क्योंकि वो एक तो छोटा सा कंपार्टमेंट, उसके बाद में उसमें मैं अकेला था, तो कोई बात करने के लिए भी नहीं था। आप देखो तो क्या देखो, आप करो तो क्या करो। ठीक है, कंफर्टेबल होता है, बहुत ही आरामदेह होता है, लेकिन इतना मेरे को सफर इतना बोरिंग लगा। एनीवे चलिए उसे जाने देते हैं। मैडम का इस तरीके से नीचे बैठ के दिखाना, ये सब करना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये रियलाइज कराना, ओहो मैं तो बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़ी हुई हूँ। ग्रास रूट से नहीं, आप तो उससे भी नीचे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहीं पर आपने पिछली बार ट्रेन में सफर करते करते वो डायपर्स फेंके थे यहीं नीचे। नीचे कौन बैठता है? मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता इस तरीके से ट्रेन के अंदर नीचे जमीन पर बैठना। मैडम एक गद्दा और ले आती, क्यों, आप क्या फर्क पड़ता है? जब 18 सामान आ रहे हैं तो वो गद्दा नीचे बिछा देती, तो आपके लिए एक सीट बन जाती वो भी। तो वो इंतजार कर रहा हूँ कि जब मैडम ग्रास रूट पे दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, जमीन के ऊपर, जैसे आम पब्लिक बैठती है वहां जमीन पे बैठेंगी। भाई कोई भरोसा नहीं है, इन्हें तो सिर्फ एक सीन शूट करना है ना, तो इसलिए ये करके दिखा भी देंगी। ये पूरी की पूरी फैमिली नौटंकी से भरी हुई है। आप में से किस किस को लगता है कि 18 लगेज, जो कि बड़े लगेज हैं, छोटे मोटे लगेज नहीं है, बड़े लगेज है, बड़े लगेज इतने सारे लेके जाने का क्या तुक है? किसी को समझ में आता है कि कितना सामान लेके गए होंगे? ये बच्चे को भी मिला लें तो कम से कम इनके 9 लोग हो जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक आदमी का सामान एक बैग में नहीं आ पा रहा है? मतलब हर एक के लिए इसका मतलब 2-2 बैग गए हैं, उसके बाद में कुछ हैंड बैग्स भी हैं। मैडम जो इस तरीके से आप भर के लेके जाती है ना, उसकी लिस्ट एक बार लोगों को दिखा दो कि लोग, हो सकता है अभी आप इतना अच्छा एंजॉय करती हो, इतनी सारी चीजें लेके जाती हो, तो वो लोग भी देख सकें कि हाँ भी हम अगर जाते हैं तो हमें भी ये एसेंशियल सामान रखना चाहिए। लोग जाते हैं कि कम से कम लगेज होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेज होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपका 5 BHK फोल्ड करके आपके साथ चला जाए?
का सुकून वाला जो ये 5 BHK है वो इनके साथ चला जाए छोटे तरीके से होकर। बच्चे को इसमें भी पूरे कंटेंट की तरह यूज किया जा रहा है। हर एक बात बच्चे से बुलवाई जा रही है, उसको रटाया जा रहा है। यार कितना उसके ब्रेन से खेलोगे, उसे खुद खेलने दो। जैसे अभी से ही एनसाइक्लोपीडिया मत बनाओ। उससे सब चीज पूछवा रहे हैं कि भाई कौन सी जगह जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से ये बात कर रहे थे, हो सकता है ट्रेन का नाम बुलवाते कि कौन सी ट्रेन में ये सफर कर रहे हैं। अच्छा, मैडम को पोस्टमार्टम हुआ था, जनाब को कब से हो गया कि जब से उन्होंने अपने पेरेंट्स की शादी की एज बताई कि भाई कितने टाइम हो चुके हैं, अब उसको करेक्शन किया। जब लोगों ने कॉल आउट किया बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसे क्या ये मतलब शादी से पहले पैदा हो गए थे, अगर 34 ईयर्स पहले इनकी शादी हुई है, जनाब 40+ हैं, तो फिर क्या शादी से पहले पैदा हो गए थे? तो इस बार जनाब थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। शर्म आई होगी ना कि शादी से पहले कैसे पैदा हो गए। अरे यार, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए छोटी छोटी हरकतें करनी बंद करो। यहाँ तक कि रिकॉर्ड्स में सारे गूगल पे या कहीं पे भी है, वो सब इन्होंने चेंज करवाए हैं। ये काम मैडम का है। मैडम कितना भी चेंज करा लो, आज की डेट में आप चेहरे पे साफ एजिंग दिखाई देने लगी है। कितना चूटीज डालो, कहीं पे भी जाओ, लेकिन आज की डेट में वो एज दिखाई देने लगी है। इसलिए एक्सेप्ट करो ना भाई, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। सबको इस स्टेज में पहुंचना है, सबको पहुंचना है इस स्टेज में। अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़नी चालू होती है, कोई आपको फर्स्ट टाइम अंकल कह जाता है, एक्सेप्ट करो भाई। अब उसको अंकल आप अगर दिखाई दे रहे हो तो वो अंकल कह देगा। अंकल कोई गाली नहीं है, एक रेस्पेक्ट है आपकी एज की। चलिए, ये थी कुछ हाईलाइट जो जनाब के फर्स्ट व्लॉग की थी। सेकंड व्लॉग की भी जल्दी हम डालेंगे। आपका क्या कहना है? जिस तरह से पढ़ाई के प्रति ये लोग बिल्कुल ही नेगेटिव होते चले जा रहे हैं और नेगेटिव ही दिखाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों का बिल्कुल फ्यूचर इन्होंने खराब कर दिया है। और इस बार आखिरकार मजबूर हुए इन सबको साथ में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि व्यूज ऐसे ही हैं, तो इसलिए ये फैमिली ड्रामा करना जरूरी था। एक बार फिर जिस तरह से पापा को इन्होंने कुत्ते खिचड़ी, मतलब आप समझ रहे होंगे, सॉरी, कि किस तरह से खींच के लेकर गए हैं उनको, जबकि उनको ले जाना ठीक नहीं था। मैडम और जनाब जिस तरह से ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, कभी एज की, कभी जमीन पर बैठने की, कभी ये अब मेरी अम्मी और मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छी हैं, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है। सबके ऊपर आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।